पहिले पहिले हम कहीनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। कि अइले छठ परब सुन बबुआ हो, घरे आजा अब की साल, घरे आजा अब की साल। सुना अपना माई के अरजिया हो, घरे आजा अब की साल, घरे आजा अब की साल। सब पे तुम आई अपन कृपा बनैया, एक दूजा के कीमत तो सबके सिखैया। केहू अपना माई बापू के ना बिसराए, कोई के लइका ना अनाथ बन पाए। इतने आशीष दे दा माई, इतने आशीष दे दा माई। छठ जो बिहार का महापर्व है, जो सिर्फ बिहार का ही महापर्व नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और देश दुनिया बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी अब हम उस पर्व को बड़े ही सहूलियत के साथ, बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ मनाना शुरू कर चुके हैं। छठ यानी इमोशन जो हर लोगों के रोम रोम में बस चुका है। और इस छठ के दौरान कई ऐसे नाम होते हैं जो और जिनकी आवाज़ हमारे कान में गूंजना शुरू करती है। उनमें से एक नाम है स्वाति मिश्रा का। स्वाति जी, आपका बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। स्वाति सिर्फ एक नाम नहीं है, आपको पहले स्वाति के बारे में बताती हूँ। आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये बहुत फेमस है पहले से ही, लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि स्वाति का सफ़र जो है वो बिहार के छपरा से शुरू होकर बनारस के BHU से होते हुए और फिर मुंबई की तरफ जो है वो आगे बढ़ा। इन्होंने भोजपुरी में गाया, इन्होंने लगभग 7 साल की उम्र से गाना शुरू किया। इनका जो पहला म्यूज़िक वीडियो जो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मुझे पता है, इन्होंने अलका याग्निक का एक गीत गाया था। तो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग स्वाति, तो ये सफ़र जो है स्वाति आपका कैसा रहा? ये जो मैंने भी अपने दर्शकों को बताया, ये सफ़र आपके लिए कैसा था? बहुत खूबसूरत। मैं जितना इस चीज़ के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करूं, जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है। मेरा सफ़र बहुत खूबसूरत है। मेरे में शिकायत करने जैसी मेरे सफ़र में कोई चीज़ नहीं है। जो भी उतार चढ़ाव आए उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको मैं हाईलाइट ही नहीं करती हूँ करियर में। लेकिन हाँ, अगर मुझे किसी को समझाना हो कि इस तरीके से किस तरीके से करियर अपना आगे ले जाएं और आगे बढ़े, उस समय मैं बात करूँगी कि क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं। वैसे ओवरऑल मेरा करियर बहुत बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है मेरा सफ़र। इस बार के छठ के लिए क्या स्पेशल तैयारी है? क्योंकि आपका भी एक गीत भी जो है वो रिलीज़ हुआ है, जो माँ वृद्धाश्रम में जो माएँ रहती हैं उनको, माँ या जो बूढ़े लोगों को भेजा जाता है, उनको लेकर जो आपने एक इमोशनल गीत इस बार गाया है, और क्या स्पेशल क्या तैयारी है? तो इस बार का जो छठ गीत है ना, वो बेसिकली जितने भी छठ मनाने वाले लोग हैं, छठ करने वाले लोग हैं, वो अच्छे से जानते होंगे कि छठ एक ऐसा पर्व है कि दुनिया में किसी भी पर्व में परिवार इकट्ठा हो ना हो, छठ में ज़रूर पूरी कोशिश करता है कि हम गांव पहुँचे, माँ के पास पहुँचे या साथ में मिल के हम छठ मनाएं। और उसी छठ पर्व के समय पे एक बच्चे ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तो पूरे गीत में मैंने पूरे परिवार की वैल्यू जो समझाने की कोशिश की है लोगों को। आई होप कि लोगों तक पहुँची हो और लोग समझे हो कि मैं उस गीत के माध्यम से लोगों को परिवार का वैल्यू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि एक दुनिया में वही है जो आपका सेफ प्लेस है, हैप्पी प्लेस है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, परिवार साथ नहीं है तो मुझे लगता है आपके पास कुछ नहीं है। अच्छा स्वाति, जब आप ये गीत गा रही थी तो आप
जब एक माँ के दर्द को, जब आप एक पिता के दर्द को समझ रही थी, तो आप कितनी इमोशनल हुई? और क्या कोई पर्सनल कहानी है जो आपको इमोशनल कर गई इस गीत को गाते हुए? एक्चुअली ये कहानी मेरे पापा ने लिखी है, जी। तो ये उनकी ही कहानी है और उस कहानी पे मैंने गीत लिखा। और ऑफ कोर्स गीत लिखते वक्त मैं बहुत बार इमोशनल हुई, क्योंकि मेरे भी माँ बाप हैं और मैं बहुत ज़्यादा, जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने माँ बाप से। मेरे जीवन में जो कुछ भी मैं कर पाती हूँ, कमा पाती हूँ, अचीव कर पाती हूँ, मैं साथ चाहती हूँ सब लुटा दूँ उन पे, क्योंकि जो मिला है, जो ये जीवन में, जैसे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं बची है मेरे अंदर कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ पहले ही पूरी कर दी है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हाँ, उनके लिए मैं ज़रूर चाहती हूँ कि जो ख्वाहिश उनके दिल में है वो ज़रूर मैं पूरी करूँ। तो जब भी कुछ लिखती हूँ माँ बाप के बारे में, तो मेरे माँ बाप मुझे हमेशा दिमाग में आते हैं और उन्हीं को सोच के सारी चीज़ें लिखती हूँ। अच्छा, सवालों में आगे बढ़े उससे पहले चाहूँगी कि आप इस गीत के 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाइए। एक इसका अंतरा है जिसमें इस गाने का जो सार है वो समझ में आएगा। सब पे तुम आई आपन कृपा बनैया, एक दूजा के कीमत तो सबके सिखैया, केहू अपना माई बापू के ना बिसराए, कोई के लइका ना अनाथ बन पाए, इतने आशीष दे दामाई, इतने आशीष दे दामाई। बहुत सुंदर। छठ पूजा की आस्था को इस गाने में बेटे के मजबूरी के साथ जोड़ना कितना मुश्किल था, और इसे गाते वक्त आपकी आंखें कब कब नम हुई थी? ये गाने की जब शूटिंग भी हो रही थी, तो इसमें एक्टर्स को ना रोने वाली एक्टिंग करनी थी, और वो एक्टर्स जो हम सब बैठे हुए थे, हम सब, मैं गा रही थी मैं रोने लग गई, जितने एक्टर्स बैठे थे, जितने वहाँ भोजपुरी भाषी समझने वाले लोग थे, सब रोने लग गए। और जब शूट ख़त्म हुआ तो सब ने बोला कि हम एक्टिंग के लिए नहीं रो रहे थे, एक्चुअली ये गीत सुन के रो रहे थे, और वो शूटिंग हो गई। तो ऐसा असर है इस गीत का, जब सुनती हूँ तब इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा, छठ मैया की कृपा से बेटा लौट आए जैसे गाने में, जो ये जो गाना है, असल ज़िंदगी में ऐसी वादियों के लिए आपका सबसे इमोशनल मैसेज जो है वो क्या है? एक्चुअली इसमें मैंने एक गीत भी लिखा है, जितने बच्चे जो बाहर रह जाते हैं, आते नहीं हैं, और उनकी जो माएँ होती हैं, कोई राह देखे ना देखे, माँ ज़रूर राह देख रही होती है कि कुछ भी हो छठ में तो ज़रूर आएगा मेरा बच्चा, बेटा या बेटी। तो उस पे मैंने कुछ लिखा था, वो आपको सुना देती हूँ। कि अइले छठ परब सुन बबुआ हो, घरे आजा अब की साल, घरे आजा अब की साल, सुना अपना माई के अरजिया हो, घरे आजा अब की साल, घरे आजा अब की साल। अच्छा, स्वाति, आप तो बहुत पहले से गाती आ रही हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था जब राम मंदिर का बनना, और फिर उस वक्त आपका एक गीत वायरल होना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, गाते वक्त राम मंदिर के उद्घाटन का कोई ऐतिहासिक पल आपके मन में कैसे, मतलब जो भी ऐतिहासिक पल था वो कैसे आपके मन में उमड़ा? क्या उस वक्त कोई ख़ास व्यक्तिगत याद जो है वो आपसे जुड़ी हुई थी? मेरी पूरी याद ही जुड़ी हुई है राम मंदिर के साथ और राम जी के साथ, और स्पेशली वो जो राम जी की मूर्ति है, जिसमें इतने वो सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है साक्षात राम लला उसमें विराजमान है। तो मेरी तो पूरी याद, पूरा जीवन और सारी चीज़ें उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। प्रभु श्री राम आए इतने सालों बाद अयोध्या में, और मेरे लिए इतना अच्छा भाग्य लेके आए। पूरे देश के लोग बड़े खुश थे और बहुत इमोशनल थे, क्योंकि इतने सालों बाद उनका आगमन हो रहा था, और मेरे जीवन में उनके साथ साथ
करियर वाइज बहुत कुछ मिला, तो मेरे लिए तो बहुत वो इमोशनल पल है। प्रभु श्री राम का जब मैं दर्शन करने गई थी तो प्रभु श्री राम को साक्षात देखकर मैंने गीत लिखा था, वो मेरे लिए बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही इमोशनल पल है जो याद रहेगा मुझे हमेशा। बहुत सुंदर, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा कि आप गीत तो बहुत पहले से गाती आ रही हैं, लेकिन ये अचानक स्वाति मिश्रा कौन है वो पूरा भारत जानने लगा कि आखिर स्वाति मिश्रा कौन है इस गीत से। इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे स्वाति कि इस भजन को गाने से पहले क्या आपने अयोध्या या रामलला से कोई ख़ास प्रेरणा ली थी, और ये गाना आपके लिए आस्था का कितना गहरा प्रतीक बना? एक्चुअली जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि आखिर आपने क्या इस गाने में सुना या क्या आपने इस गाने में ऐसा महसूस किया जो आप सबको इतना इसको पसंद आता है, तो सब ने बस एक ही बात कहा कि इसमें जो आपके भाव हैं वो बहुत कनेक्ट हुए हम लोगों से। जिस तरीके से आपने गाया, जिस तरीके से आपने राम जी को बुलाया, तो अभी से नहीं, बचपन से ही जब भी मैं भजन या फिर छठ के गाने जब भी गाती हूँ, तो इसके पीछे का इंटेंशन मेरा एक ही होता है कि बस भगवान तक ये गाना पहुँच जाए। कोई और सुने ना सुने, भगवान सुन लें। और मेरा एक और इंटेंशन है, अभी भी है और आगे भी रहेगा, कि मैं अपनी एज के लोग या फिर उससे कम एज के लोग या फिर यंग जितनी अपनी जनरेशन है, उन सब को मैं भक्ति से और अध्यात्म से जोड़ना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं वही सोच के भगवान से ये मांग के गाती हूँ कि भगवान आप तक भी पहुँच जाए और हमारे जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं उन तक भी पहुँच जाए, ताकि ये जो हमारा धर्म है, हमारा अध्यात्म है, आप हैं, प्रभु श्री राम हैं, उनके भजन है, ये जिंदा रहें। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो कि इतना मॉडर्नाइज सारी चीज़ें हो गई हैं कि लोग भक्ति वक्ति को अनकूल सा मानते हैं। तो मैं भक्ति को कूल बनाना चाहती हूँ कि लोग इसको करें, बच्चे इसको करें और अपने आगे आने वाले जनरेशन को इसको पास ऑन करें। आप अपने इस फेमस गीत जब आपके लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट लेकर आया, प्लीज़। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। बहुत सुंदर आप गाती हैं स्वाति जी, लेकिन याद कीजिए वो पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके गीत को खुद शेयर किया, तो उस पल आपकी भावनाएं क्या थी, कैसा महसूस हो रहा था आपको, और क्या आपको लगता है कि ये भजन लोगों की आस्था को और मजबूत कर पाए? इंटेंशन तो वही है कि मेरे जो ये भजन हो गया या जितने मेरे भजन आते हैं वो लोगों की आस्था को और मजबूत करे और गहरा करे, लोगों को जोड़े और भगवान से, प्रभु श्री राम से। और रही बात उस पल को यकीन करने की, तो सच बताऊँ तो आज भी मुझे यकीन नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। देश के प्रधानमंत्री, और वो भी इतने इन्फ्लुएंशियल जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इतने पूरे वर्ल्ड में इतने इन्फ्लुएंशियल हैं और इतना उनका बेसिकली उनकी चर्चाएं हर जगह होती हैं, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट, मुझे लगता है कि पीएम। तो अगर उन जैसा व्यक्ति एक सुबह आपकी गाने को ट्वीट कर दे, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो किसी भी कलाकार के लिए कभी सोच के सोया कोई कलाकार नहीं सोएगा कि सुबह उठो और देश के प्रधानमंत्री आपके गीत को ट्वीट कर देंगे, तो मुझे तो आज तक यकीन नहीं होता। आज तक प्रोसेस कर रही हूँ और उसी को जी रही हूँ। बहुत सुंदर। स्वाति, अब आप अभी आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव है और आप भी बिहार से ही हैं। हमने देखा है अभी मैथिली ठाकुर जो हैं वो बीजेपी के तरफ से जो हैं वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप भी प्रोसीड करना चाहेंगी? मैं अभी तो नहीं करना चाहूँगी। अभी मुझे लोगों की सेवा अपने संगीत के द्वारा ही करनी है। लोगों के जीवन में अगर मेरे गाने से कुछ बदलाव आए तो मुझे उसी तरीके से करना है। कभी-कभी मुझे ये सुनने को भी मिलता है कि आपका मतलब भजन सुन के मतलब व्याकुल मन शांत हो जाता है और मेंटल पीस मिलता है और डिप्रेशन से हम बाहर आ रहे हैं आपके भजन सुन के। तो मुझे लगता है ये भी एक सेवा है, क्योंकि आजकल लोग मेंटल इलनेस के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। तो मैं उसी तरीके से सेवा करना चाहती हूँ। अभी तो पॉलिटिक्स में मुझे नहीं जाना है। बाद की मुझे नहीं पता, बाद की चीज़ें देखी जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ और हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी कुछ कमिटमेंट नहीं करूँगी। लेकिन जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं
उन लोगों को बधाई है और उम्मीद है कि वो सेवा करेंगे। अच्छा, आपके पिता राजेश जी बीजेपी ज्वाइन करने से सारण जिले की लोकल पॉलिटिक्स कैसे शिफ्ट हो सकती है, और क्या आप कलवरल पॉपुलैरिटी आरजेडी के यादव वोट बैंक को चैलेंज दे सकती हैं? आपको लगता है ऐसा? मैं तो ये चाहूँगी कि ये जो पॉलिटिकल जो सवाल हैं, चुनाव चुनाव तक ठीक है, लेकिन उसके बाद वोट बैंक और कौन क्या काम कर रहा है, कौन कैसे कितना कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये सारे सवाल मुझसे अपना पूछें जिन्होंने ज्वाइन किया है। आप उनसे पूछिए, मुझसे भगवान के सवाल पूछिए तो बेटर होगा। लेकिन हाँ, मेरे पापा ने ज्वाइन किया है और उसके पीछे उनका इंटेंशन सिर्फ लोगों की सेवा करना है और लोगों के लिए काम करना है। उनको मौका मिलेगा तो मैं जानती हूँ डेफिनेटली करेंगे। और अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल, तो इसको ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे, अगर आपके पिता को मौका मिलता है कि वो चुनाव लड़ें, तो क्या आप जैसी यंग आर्टिस्ट जो हैं फैमिली के पॉलिटिक्स जर्नी को कैसे सपोर्ट करेंगी? म्यूजिक कैंपेन से या फिर कुछ और तरीका होगा आप मतलब अपने पिता को सपोर्ट करने का? पिता अगर आना चाहते हैं और उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो मैं बहुत खुले दिल से इस चीज़ का स्वागत करूंगी और उनका साथ दूंगी। भले ही उसके लिए मुझे म्यूज़िकल सपोर्ट करना हो या तो मुझे उनके लिए लोगों से अपील करनी हो, क्योंकि मैं अपने पिता को जानती हूँ, वो अगर क्योंकि ज्वाइन करेंगे। आप बहुत मतलब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, स्वाति मिश्रा को बहुत पसंद करते हैं, तो कहीं न कहीं उस चीज़ का फ़ायदा जो है आपके पिता को मिल सकता है। फ़ायदा लोगों को मिले अगर पिता ज्वाइन करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, मैं जानती हूँ अपने पिताजी को और उनका इंटेंशन बहुत साफ़ होगा। अगर वो कुछ भी, वो अभी भी जो भी करते हैं वो बड़े साफ़ मन से और लोगों के लिए बहुत करते हैं। तो मैं तो खुले दिल से स्वागत करूँगी और बहुत साथ दूँगी इस चीज़ में। अच्छा, राम आएँगे जैसे भजनों से बीजेपी से आपका पुराना कनेक्शन बना, लेकिन अब फैमिली लेवल पर एंट्री से क्या लगता है? क्या आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? क्या आपको आना चाहिए पॉलिटिक्स में, या ये कल्चर को कमर्शियलाइज़ कर सकता है? अ, मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनके अंदर एक पॉलिटिशियन होता है, जिनके अंदर एक नेता होता है। तो ऑफ कोर्स आर्टिस्ट पॉलिटिशियन हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अगर उनके अंदर वो जज़्बा है, सही इंटेंशन है, सही मंशा है, तो ऑफ कोर्स हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के पास एक नेम, फेम और ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ़ इसकी वजह से उसको पॉलिटिशियन बनना चाहिए, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है। अगर आपके अंदर सेवा भाव है, तो आप पॉलिटिशियन बिल्कुल बनिए, काम करिए, लोगों का फ़ायदा कराइए। जिस चीज़ के लिए उस पद पे आपको लोग चुन के रखेंगे, 5 साल अच्छे से काम कीजिए उसके लिए। सिर्फ़ नेम फेम के लिए जस्ट बिकॉज़ लोग प्यार करते हैं वोट तो मिल ही जाएगा, इसके लिए आप ना जॉइन कीजिए तो बेटर। अगर एक बार फिर से छठ की बात करें, तो बिहार में छठ शुरू होते ही हम गलियों में, ट्रक, बसों में शारदा सिन्हा जी की आवाज़ सुनते हैं। तो शारदा सिन्हा आपके लिए क्या हैं? ये जानना चाहेंगे हम आपसे। शारदा सिन्हा मेरे लिए और बिहार के उन सारे कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो कि लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, गलत राह को उन्होंने नहीं अपनाया है। बेसिकली आप जानती हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो साफ सुथरे गाने गा रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और उनको हमेशा बिहार में किसी न किसी तरीके से ज़िंदा रखना चाहिए, रखा जाना चाहिए। जैसे अगर उनके नाम पे कोई सड़क, स्मारक या फिर म्यूज़िक स्कूल ऐसा कुछ हो तो ज़रूर। और छठ हम जानते ही हैं शारदा मैम की वजह से। छठ मतलब शारदा मैम के गाने, उनके गानों के बिना अधूरा है। तो आज नहीं 100 साल बाद भी छठ होंगे तो उनके गाने बजेंगे। और जिस तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उनका गाना फिट है, वैसे हमारे बच्चों के माइंड में भी फिट होगा। तो छठ का मतलब शारदा मैम। 2024 में उनका चले जाना आपके लिए कैसा था? मतलब क्या प्रभाव डाला आप पर? ऑफ कोर्स एज़ अ कलाकार मुझे बहुत बुरा लगा, एज़ अ ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत बुरा लगा। और सबसे बड़ी बात कि जब शारदा मैम गईं, वो छठ का समय था। तो आप सोचिए कि उनके लिए कितने सौभाग्य की बात है कि छठी मैया आके साक्षात उनको लेके गईं। ऐसा तो हर कलाकार सपना लेके रखता है कि जिस भगवान का, जिस प्रभु का वो दिल से आराधना करता है, वही प्रभु आके अपने ही समय में लेके जाएं। तो बहुत इमोशनल थी। और
उनके लिए मैं ये सोच रही थी कि अगले जन्म में जब वो आएंगी, किसी भी रूप में आएंगी, तो फिर से एक नई शारदा मैम और एक नई छठ के गीत गाने वाले एक नई लड़की का जन्म होगा। तो बुरा लग रहा था मुझे, उनके लास्ट राइट में भी जाना था, लेकिन वही बुरा लग रहा था, तो मैं नहीं गई, मेरे पिताजी गए थे। और उसके बाद मैं मिली वंदना दी से और अंशुमान भैया से। बहुत अच्छे हैं वो लोग और बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल उनकी तरह। क्योंकि अगर हम लता मंगेशकर की भी बात करें तो उनकी भी उनका भी जब लास्ट टाइम था, लास्ट सरस्वती पूजा की का जो है वो वक्त था, तो ये एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट कहीं ना कहीं होता है जब लोग जो हैं इस तरीके से अपने आप को स्वयं पूरी भगवान जर्नी, आते हैं आपको हाँ ले जाने के लिए। आप बिल्कुल। सोचिए कि आपको स्वर्ग के बारे में सोचना ही नहीं, आपको तो मोक्ष मिल गया। तो आप ऐसा कौन सा गीत है, शारदा, खैर सारे गीत ही उनके इतने पॉपुलर हैं और इतने मीठे हैं, लेकिन स्वाति मिश्रा को कौन सा गीत उनका है जो सबसे ज़्यादा पसंद है? और मैं चाहूँगी आप बोल के ना बताओ, आप प्लीज़ गा के बताओ। जो गीत मैं गाऊंगी मुझे लगता है मुझे ही नहीं सबको पसंद होगा, जो जो लोग सुन रहे हैं, आपको भी और सारे लोगों को बहुत पसंद होगा। पहिले पहिले हम कहीनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। मतलब अगर हम बात करें कभी आपके बॉलीवुड में डेब्यू करने की, बॉलीवुड के लिए गाने की, तो क्या आपकी दिल इच्छा है कि हाँ आप बॉलीवुड तक जाएं? और क्या आपको डर लगता है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे आर्टिस्ट से ऑन द कैमरा भी सुना है और ऑफ द कैमरा भी वो कहते हैं कि आउटसाइडर फील करवाते हैं, इंटेंशनली फील करवाते हैं, तो आपको इस बात से डर लगता है? हाँ, थोड़ा तो डर लगता है जब हाँ। मैं भी सुनती हूँ कि जब भी कोई नया कलाकार जाता है तो उसको बहुत ही सौतेला बिहेव होता है उसके साथ, तो मुझे डर तो लगता है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे पास अभी खुद का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है और सारे सोशल मीडिया है, और यहीं से लोगों को अब पहचान मिल जा रही है। पहले लोग दूसरे पे डिपेंडेंट थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर किसी अलग इंडस्ट्री पे, लेकिन अभी लोग अपना नाम ऐसे ही बना रहे हैं। तो वो डर, तो ऐसा डर नहीं है मेरे अंदर कि क्योंकि मेरी एक पहचान है छोटी मोटी, तो मुझे वैसा डर नहीं है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, वहाँ काम करना ही पड़ेगा। ऐसा है कि अगर खुले दिल से मेरा वेलकम होगा, मुझे अच्छे से काम मिलेगा, बस काम से काम है, तो मैं जाऊंगी, ज़रूर गाऊंगी। और अगर नहीं, मुझे जहाँ आउटसाइडर और सौतेला बिहेव होगा, तो मैं एक गाना करके मुझे लगता है कि मैं उस जगह पे नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ और जहाँ मेरे इमोशंस हर्ट होते हैं वहाँ मैं दोबारा नहीं जाती हूँ। बट आई डोंट थिंक कि सबके साथ वैसा एक्सपीरियंस होता है। जो एकदम न्यू कमर हैं, हो सकता है उनके साथ हो, लेकिन बॉलीवुड में अभी जितने लोगों से मैं मिली हूँ, अनु मलिक जी से मिली हूँ मैं, फिर मैं मतलब जितने लोगों से मिली हूँ, जुबीन से मिली हूँ, श्रेया घोषाल जी से मिली हूँ, सब मुझे जानते हैं पहले से और सब ने मेरे गाने सुन रखे हैं और सब बड़े प्यार से मुझसे मिले हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं जाऊँगी तो मुझे ऐसा कुछ फील कराया जाएगा। ऑल्दो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है जाने का, मुझे सामने से ऑफ़र आएगा तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं सोशल मीडिया से खुश हूँ। अच्छा, आपने कब डिसाइड किया था कि मुझे ये अपना जो है प्रोफेशन बनाना है, यानी कि मुझे सिंगर बनना है? मतलब क्योंकि बिहार में तो क्योंकि मैं भी बिहार से ही हूँ, तो हमारा जो एक कल्चर बना है कि बेटी को या बेटे को डॉक्टर बनाना है या फिर इंजीनियर बनाना है, ये हमारे माँ बाप के सोच में कहीं ना कहीं बस चुका है। तो आपने कैसे ये डिसाइड किया कि आपको सिंगर ही बनना है? एक्चुअली बचपन में जब मैं सुनती थी ना साउंड सिस्टम में और टीवी पे शारदा मैम के गाने और श्रेया घोषाल जी के गाने, तो मैंने बहुत बाद में सुनने शुरू किए क्योंकि वो बाद में आई थी। बचपन में सुनती थी मैं, स्पेशली सुनती थी मैं शारदा मैम को, लता मंगेशकर जी को और कल्पना जी का भी गाना एक दो सुना है मैंने बचपन में। तो ये सुन के मेरे अंदर बहुत ये चुल आती थी कि मुझे यही करना है। अब मुझे ये पता नहीं था कि सिंगिंग और एक्टिंग अलग प्रोफेशन है। मुझे ऐसा लगता था वो लड़की गा रही है, एक्ट्रेस जो है वो गा रही है, डांस कर रही है,
तो मुझे वही बनना है, मतलब मैं एक्ट्रेस पहले बनूंगी तब मैं गाना गाऊंगी। तो फिर बाद में चीज़ें क्लियर हुई कि एक्ट्रेस इज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन एंड सिंगिंग इज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिंगर ही बनना है। तो बचपन से ही मेरा तय था कि मुझे क्या बनना है। और जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स ने बड़े खुले दिल से इस बात का स्वागत किया कि जो करना है करो, बस अच्छे से करो, और हमारा फुल सपोर्ट है। तो पापा ने और मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली, पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई बहन सब मेरे वीडियो बनवाने में लाइट लेके खड़े रहते थे सामने, फैन से मेरा बाल उड़ाते थे जब हमारा लो बजट था तब। तो सबने बहुत साथ ये दिया है। भी काफी खूबसूरत जर्नी है अपने आप तभी में। मैंने बोला ना कि मेरी जर्नी बहुत खूबसूरत है, मेरे शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है। कि पहले लाइट नहीं था, तो साधन नहीं था, माइक नहीं था, और स्टूडियो, पहले स्टूडेंट थे, गिना चुना पैसा पापा भेजते थे, तो स्टूडियो जाएं, हर मंथ स्टूडियो का खर्चा उठाएं, वो भी नहीं होता था। तो आईफोन से रिकॉर्ड कर करके, ये भी एक प्रिविलेज है कि आपके पास आईफोन जैसा अच्छा फ़ोन था। मैं वो नहीं कह रही, बट उससे भी गा के भेजो। लेकिन एक चाहत होती थी कि काश कि स्टूडियो में जाते, शूटिंग करते, रिकॉर्डिंग करते। तो वो भी एक समय है। तो आपके जो भाई बहन हैं वो आपको किस तरीके से सपोर्ट करते आए हैं? वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपकी स्पेशली। बहन भी जो है वो इन्फ्लुएंसर है। यस यस, इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी अच्छा कर रही है वो भी अपने करियर में। तो स्पेशली मेरा उससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट है, क्योंकि जो शुरुआती जर्नी थी जब बनारस से मैंने शुरू की थी, तो वही मेरे साथ थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि लाइट लेके खड़े होना, या फिर ऐसे रूम में साइलेंस मेंटेन करना, कोई पास से गुजर भी रहा है तो वो उसको ऐसे छत से देख के ऐसे ऐसे करती थी कि चुप रहो दीदी गाना गा रही है। तो लोगों को भी, रैंडम लोगों को भी चुप कराना कि दीदी गाना गा रही है तो डिस्टर्ब मत करो। तो पहला जो छठ का मेरा गाना है, उगी है दीनानाथ, जो कि मैंने शूट किया बनारस में, उसको भी मैंने घर पे ही रिकॉर्ड किया, वो फ़ोन से ही किया है। तो ऐसे ही वो बहुत सपोर्ट करती थी, ऐसे ब्लैक पर्दा लेके पीछे, ऐसे स्टैंड नहीं था तो खड़ी रहती थी ऐसे लेके जितने देर में शूटिंग करती थी। तो उसने बहुत किया है, और उसने शुरू में बहुत देखा है। और अब मेरे सारे भाई बहन मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा छोटा भाई मेरे वीडियो की सारी एडिटिंग का काम, और बेसिकली मेरी मीडिया अपीयरेंस का काम वही करता है। तो ये भाई बहन बहुत साथ देते हैं मेरा। भोजपुरी में एक ऐसे लोगों के वर्ग हैं जो भोजपुरी को कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं उनके आइटम सॉन्ग्स की वजह से, और जिस तरीके के गीत आते हैं, तो आप उसको कैसे देखती हैं और आप उससे कैसे पर्सनली टैकल करती हैं? क्योंकि अब मैंने अभी तक आपके जो गीत सुने हैं, या लोग जो आपके गीत को पसंद करते हैं, तो भजन से भजन भक्ति गीत होते हैं, या फिर मतलब उस तरीके के गीत से आप थोड़ा दूरी बना कर रखती हैं, तो कैसे आप उससे कैसे टैकल करती हैं? एक्चुअली ये बहुत बिहार के लिए बहुत बुरी बात रही है कि सिर्फ एक टाइम पे आइटम सॉन्ग ही बनने लगे और लोग उसी को पसंद करने लगे, और जितने सिंगर आने लगे उनको यही लगता था कि जब तक ये गाएंगे नहीं तब तक चलेंगे नहीं। मतलब एक क्या बोले, क्षणिक रास्ता अपनाते थे कि कैसे सक्सेस पा लें, सक्सेस की भूख, चाह, स्टारडम, सेलिब्रिटी बनना है, ये सारी चीज़ें जब इंसान के अंदर हो जाती है ना, कि लोग मेरे पीछे कैमरा लेके घूमें, लोग मेरा इंटरव्यू लें, मेरा ऑटोग्राफ लें, मेरे लिए पागल रहें, तो ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर घुस जाती हैं तो आप काम नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तो कई कलाकारों ने अच्छा गला होते हुए भी कई बुरे काम किए, बुरे गाने गाए। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, तो शायद आप शायद नहीं जानती होंगी, लेकिन मेरा एक भोजपुरी चैनल भी है, और मैं उस पर कई भोजपुरी ऐसे गाती हूँ। मुझे लगा ही नहीं था कि भोजपुरी को लोग इतना सपोर्ट करेंगे, और वो चैनल मेरा आज लगभग मिलियन में है। आपके 3 चैनल्स हैं। हाँ, उनमें से एक भोजपुरी चैनल भोजपुरी भी है। हाँ। तो लोग भोजपुरी को इतना पसंद करने लगे कि मैंने भी भोजपुरी को कंटिन्यू रखा है। मैं सिर्फ अपने चैनल के लिए गाती हूँ भोजपुरी, मैं कहीं और नहीं गाती हूँ, क्योंकि मुझे इसको प्रोफेशन नहीं बनाना था। मेरा भक्ति जो संगीत है और जो भक्ति करियर है मुझे बहुत पसंद है। मैं, मेरे से पूछेंगे पर्सनली तो मैं सिर्फ भक्ति गाना चाहती हूँ, मैं कुछ और नहीं गाना। इसलिए जब आपने बॉलीवुड की बात की तो मैंने वो जवाब दिया। तो मैं सिर्फ भक्ति गाना चाहती हूँ, लेकिन बिहार के लिए मेरी जिम्मेदारी है, मेरी भाषा के लिए, मेरी मिट्टी के लिए मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं भोजपुरी गाती हूँ। लोग बहुत पसंद करते हैं, और अब देखेंगे कि कई लड़के, कई लड़कियाँ अच्छे भोजपुरी को चुन रहे हैं, मेरे गानों का कवर बनाते हैं, मेरे गानों का रिप्लाई वर्जन बनाते हैं, और कई तरीके से भोजपुरी को अब अच्छा काम लोग करके दे रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत मेरा भी इसमें सहयोग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भोजपुरी में आपके एक्टर एक्ट्रेस में अगर पूछी तो सबसे ज़्यादा आपको कौन पसंद है, या कि इसका सब काम सबसे ज़्यादा आपको पसंद आता है?
सबसे पहले तो मैं अक्षरा दीदी का नाम लूँगी, वो मेरी दोस्त भी हैं और मुझे उनकी एक्टिंग और उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे आम्रपाली जी भी बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी भी एक्टिंग और एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगते हैं। कभी मौका मिला इनके लिए गाने का आपको? नहीं, भोजपुरी में तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है गाने का। लेकिन आगे देखेंगे जो होगा। लोग जो है वो सब देश विदेश अपने घर से दूर रहते, लेकिन छठ आते ही सबके मन में एक अलग उमंग घर जाने के लिए, मतलब क्या आपको क्या लगता है ये क्यों होता है ऐसा? छठ की जो यादें हमारे अंदर बचपन से जो घर कर गई होती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में घुसी होती हैं छठ की यादें। छठ के गीत, छठ का ठेकुआ, छठ का गेहूँ पिसवाना, उसको सुखवाना और उसको कौवों से बचाना, छोटी-छोटी वहाँ पर ऐसी बैठ चीज़ें। के हाँ। उसको देखते रहना, मतलब छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, और इस चीज़ में इतना मज़ा आता है क्योंकि हमने बचपन से देखा है, इसीलिए चाहते हैं कि हर साल और हर बार इसको देखें। और क्योंकि ये फैमिली को जोड़ने वाला एक त्योहार होता है। तो यही एक समय होता है जब सारी फैमिली, मैं हमेशा कहती हूँ कि छठ सिर्फ व्रत ही नहीं करता है, जितने फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो छठ के त्योहार में लगे होते हैं, कोई ठेकुआ बना रहा है, कोई प्रसाद लेके आ रहा है, कोई फल फूल लेके आ रहा है, कोई आंगन धो रहा है, कोई गेहूँ सुखा रहा है, कोई उसको पिसवा के ला रहा है, कोई दौरा लेके जा रहा है, कोई घाट सजा रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई उसको सफाई कर रहा है। तो जितने लोग होते हैं मुझे लगता है सब छठ करते हैं, भले व्रत ना करें बट सब छठ करते हैं। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से सब घर की तरफ भागते हैं छठ तो के इस टाइम बार पे। स्वाति मिश्रा भाग रही हैं घर की तरफ हर या? साल भागती हूँ, इस साल नहीं भाग रही हूँ। इस साल मैं अलग-अलग जगहों पे अपने कल्चर को सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो अब आप भी बहुत थक चुकी हैं तो एक आखिरी गीत जो मुझे आपका पर्सनली बहुत पसंद है, आपने एक माँ के लिए लिखा था कि जैसे छठ माँ आप सबके लिए प्रेरणा स्वरूप हैं और सबकी रक्षा करते हैं। गाँव में मेरी माँ है, उनकी आप रक्षा कीजिएगा। तो वो गाना आप हमारे दर्शकों के लिए और मेरे लिए वो प्लीज़। काफ़ी इंस्टाग्राम पे अभी भी मुझे रोज़ कम से कम 1000 से ज़्यादा रील्स मिलते हैं, जिसमें लड़कियाँ स्पेशली अपनी माँओं के लिए रील बना रही हैं ये वाला। तो जिस जिस लाइन पे रील्स बन रहे हैं वही सुना देती हूँ। हाथ जोड़ी तारा के ध्यान धारा तानी, आज अपना माई खातिर कुछ मांगतानी, देदा हमरा माई के आसीसिया, जैसे देलू दुनिया के दुलार, बन रहे माई हमार, जिए माई लाखों बारिश हो, इहे गो बेटी के पुकार, सुन ल तुमाई हमार, करे माई कठिन बरतिया, मानी सब विधि और विधान। थैंक यू। बहुत शुक्रिया स्वाति आपका दैनिक जागरण से मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सभी दर्शक सुन रहे थे स्वाति मिश्रा को, जो बिहार की एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं, जो भोजपुरी गीत को ही सिर्फ नहीं बल्कि भोजपुरी के साथ साथ हिंदी और तमाम गीतों को अपने आवाज़ में जो है दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा रही हैं। इनके गीत को देश विदेश हर जगह लोग पसंद करते हैं। राम मंदिर के वक्त जो गीत आया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो एक इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और उस वक्त से हमने स्वाति मिश्रा को जानना शुरू किया और आज हम लाइव आप लोगों को स्वाति मिश्रा को सुना रहे थे। आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप स्वाति मिश्रा से क्या सवाल पूछना चाहते हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि मुझे पूछना चाहिए था स्वाति मिश्रा से, शायद इस बार मैं नहीं पूछ सकी, लेकिन आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं जब भी स्वाति से मिलूं तब मैं ज़रूर पूछूं। आप तमाम देशवासियों को और तमाम लोगों को मेरी तरफ से, दैनिक जागरण की तरफ से हैप्पी छठ पूजा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।